हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सामाजिक वाला। आज हम आप पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 3 इन हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, देखो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड क्या है। मीन्स एक संरचना किसका बनना, ग्लोबल वर्ल्ड का बनना। मीन्स कि हमारे पास क्या है, जैसे पूरा एक वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वर्ल्ड है, ठीक। अब इस वर्ल्ड में डिफरेंट, आज हमको पता चला कि डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक। मान लो कि कॉन्टिनेंट है, मान लो ये अमेरिका है, ठीक, ये एरिया अमेरिका का है। फिर इसके नीचे जस्ट मान लो कि ये साउथ अमेरिका है, ये वाला मान लो कि ये पूरा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इधर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये पूरा इसके बगल वाला ये पूरा, सॉरी छोटा होगा ना, ये यूरोपिया है, यूरोपियन है। उसके बाद ये मान लो तुम्हारा पूरा ये बड़ा सा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक। तो मतलब आज हमको पता चला है कि ये क्या है, ये बड़े बड़े सब कॉन्टिनेंट हैं। लेकिन क्या जब हमारे यहाँ कोई ऐसा नेवियल सिस्टम नहीं था, क्या पता था कि ये सभी एक साथ आ जाएंगे? नहीं पता था। तो लेकिन अगर टर्म ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये जो हुआ है ये दुनिया में या भारत में अगर हम माने तो बीते 50 साल में माना जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब अ ग्लोब शुड बी अ सॉल्ट, मीन्स दुनिया भी छोटी पड़ जाए ऐसी चीज़, इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम भारत के टर्म में देखें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है हमारा, आज से नहीं, बिफोर द क्राइस्ट इरा, मीन्स बिफोर द 3000 ईयर। हमारे पास रिकॉर्ड मिलता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसका मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसमें हम आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रेड होता है, व्यापार होता है। कैसे ट्रेड होता है आप ध्यान से देखिएगा। पहले जो चलती थी, क्या चलती थी, कौड़ी चलती थी, सीशेल, क्या कहा जाता है उसको, सीशेल, SEEL होगा ना, सीशेल। तो सीशेल क्या होता था कि सीशेल जो होता था कौड़ी, जैसे समुद्र के किनारे को कौड़ी मिलती है छोटी छोटी, तो उसको हम किस में यूज़ करते थे, उसको पैसे के फॉर्म में यूज़ करते थे। तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मिलता है कि हमारा जो मार्केटिंग था वो चाइना, ठीक, फिर आपका साउथ ईस्ट अफ्रीका एंड और किससे, मालदीव। इससे हमारा क्या मिलता है, एक रिकॉर्ड मिलता है जो हमको ये बताता है कि भारत आज से नहीं, हजारों साल पहले से ही क्या है, ग्लोबल टर्म है। क्यों? क्योंकि एक पूरा सागर ही, और किसी कंट्री के पास है क्या कि सागर, किसी के देश के नाम पे पूरा सागर बना हो, नहीं है। इंडियन ओशियन पूरा एक सागर है। तो मतलब क्या है, इंडिया पे किसका कब्जा था, ट्रेड का कब्जा था। तो जिसका आज भी वही है ना, जिसका व्यापार इकोनॉमी पे कब्जा है वही वर्ल्ड पावर है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में किसका कब्जा है, अमेरिका का, है कि नहीं है? अब पूछो कैसे, गूगल है, यूट्यूब है। आज अगर गूगल बंद कर दे, कहानी खत्म। गूगल आज कह दे कि मैं सब कुछ अपना वापस लेता हूं, तो जैसे ही गूगल बंद होगा तो क्या बंद हो जाएगा, जीमेल बंद होगा। सबका बैंक अकाउंट जीमेल से अटैच है, सब यूपीआई, कैसे चलाओगे फिर, है कोई चांस? नहीं है। तो आज पहले, आज से हजारों साल से ये है कि जिसका मार्केट पे कब्जा है, जिसका मार्केट पे क्या है
कब्जा है वही वर्ल्ड पावर है। इसीलिए इंडिया शुरू से ही क्या कहलाता था, वर्ल्ड पावर। भारत में पैसे, अब देखो कैसे भारत में पैसा बहता था, आगे हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया? वेस्ट एशिया से, चाइना से कैसे हम ट्रेड किया करते थे। अगला फर्स्ट पॉइंट है आपका सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। ये वाला समझ में आया ना? हाँ आया? सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। अब देखो इसमें ध्यान से समझना क्या है। सिल्क रूट, सिल्क रूट मतलब सिल्क कपड़ा होता है, तो जरूरी नहीं बस कपड़ा ही हो। सिल्क, अरे सिल्क कपड़ा नहीं आती, सबसे महंगा सिल्क आता है, उसी को सिल्क रूट कहा जाता है। मीन्स उस टाइम पे तो होता क्या था कि सिल्क दुनिया में, फाइन सिल्क इंडिया के पास, ढाका में, चाइना के पास, इन दोनों के पास था। तो जैसे आज मान लो कि ये मान लो कि ये पूरा इंडिया है, था मान लो, आज बदल गया है, तो मान लो ये इंडिया था, तो इंडिया इसके ये वाला इलाका है, मान लो कि ये चाइना का है, ठीक। तो होता क्या था कि ये इधर एरिया से वो क्या होता था, इधर की तरफ वो जाते थे, इधर से क्या होता था, आते थे। क्यों क्यों बच्चा? क्योंकि हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, बताओ? मानसून। क्या पाया जाता है? मानसून। तो मैंने क्या कहा था, इसी को क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड भी कहा जाता है। मानसून आल्सो कॉल्ड है ट्रेड विंड। क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड। क्यों? क्योंकि एक बार रेट्रिएशन, एक बार मानसून का एडवांसिंग होगा, एक बार रेट्रिएशन होगा। तो एडवांसिंग में क्या होते थे, अरब से लोग आते थे, फिर ये सिल्क रूट एक हो गया, दूसरा नेपाल के पहले से ही जो इंडिया का कश्मीर वाला एरिया उधर से, तो जो आज का जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान है, इधर से होके रशिया का बाल्टिक सी, ब्लैक सी होके कहाँ पे, यूरोप में चला जाता था, ठीक। एक ये अरब वाला था जो कहाँ होके, ये मेडिटेरियन सी के पास से, रेड सी होके सऊदी अरब से निकल जाता था यूरोप में। लेकिन बाद में, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता था, अब आना है फिर जाना है, ठीक है। तो जब ये यहाँ आओगे, यहाँ जैसे ही पहुँचोगे, यहाँ तुमको कौन मिल जाएगा, इंडिया। तो इंडिया में आप जब आओगे तो आप क्या दोगे, टैक्स दोगे, जाहिर सी बात है। जब आप टैक्स दोगे, किसका, आपके यहाँ हम आ रहे हैं, हमको पूरी सिक्योरिटी दो, फिर हम चाइना जाएंगे इंडिया में से। तो ये क्या करते थे, हमारे यहाँ से क्या कलेक्ट करते थे, जैसे चाइना है, चाइना क्या क्या बेचता था अपना टेक्सटाइल, कपड़ा, पोट्री, बर्तन वगैरह जो मिट्टी का, और क्या बेचता था बच्चा, टॉय, बच्चों का खेलने जो चीज़ होता है। उसके बाद भारत, स्पाइसेस, भारत कैसे समृद्ध था। सिल्क, कहा जाता था दुनिया का सबसे फाइन सिल्क जो होता था वो इंडिया का होता था, ढाका। आज का जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल क्या है, ढाका है ना। तो वहाँ का जो सिल्क होता था वो 50 परत रहे तो क्या, उसको मोड़ते 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 इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा हो जाए कि माचिस की तीली के डिब्बे में भर दो, फिर खोल दो, 50 परत हो जाए। तो एक तरफ क्या होता था, सोना रखा जाता था, और एक तरफ क्या होता था, सिल्क रखा जाता था। जितना सोना उतना सिल्क, ऐसे हमारे यहाँ व्यापार होता था। सिल्क, स्पाइसेस, सिल्क और डिफरेंट गुड्स, या हम लिख देते हैं गुड्स, ETC, ये सब चीज़ें जाता। अब भारत जो व्यापार करता था वो किस में करता था, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर या गोल्ड।
या तो चांदी में या तो सोने में व्यापार करता था, कौड़ी उड़ी में व्यापार नहीं करता था। 1 रुपया दे दो ले जाओ, सोना ले आओ, जितना सोना ले आओगे उतना हम तुमको सील के दूंगा, उतना स्पाइसेस ले जाओ। इसीलिए भारत में वेल्थ ऑफ ड्रेन, सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था। हाँ, तो एक कहावत है इंग्लिश में, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विथ वीकनेस। अगर आप कमज़ोर हैं और आपके पास खूब पैसा है तो आपका हनन होगा, नो चांस। ये समझ में आया कैसे हम अरबपति थे, कहाँ से भिखारीपति हो गए? हाँ, चलो अगला है फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। फूड ट्रैवल, भोजन भी दौड़ने लगा। एंड पोटैटो है, फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। आप सोचो, फूड ट्रैवल मतलब फूड ट्रैवल मतलब भोजन का चलन, भोजन भी चलता है। उस टाइम में भोजन भी चलता था। आर यू नो अबाउट देम? क्या भोजन भी चलेगा? चलेगा। कैसे चलेगा? अ डिफरेंट कंट्रीज पीपल केम टू देयर और गो टू एनी साइड, दे ट्रेवल व्हेन दे गो टू टेक द रॉ फूड और कुक फूड। जैसे कोई ट्रेवलर कहीं जाएगा तो अपने कल्चर को ले जाएगा, अपनी भाषा को ले जाएगा और अपनी किसको ले जाएगा? खाने को ले जाएगा। आलू यहाँ थोड़ी ना है, ये अमेरिका का है। आलू हुआ, कॉर्न हुआ, वीट हुआ, ये सब अमेरिका वाले के। तो स्पैगेटी क्या है? नूडल्स का नाम सुने हो? नूडल्स, चाइना में जिसको नूडल्स कहा जाता है, ये इडली में स्पैगेटी कहा जाता है, और हम लोगों के साइड उसको पास्ता कहा जाता है। तो फूड भी क्या कर रहा है? उनके साथ साथ वो भी क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? भोजन भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। जैसे जो लोग हमारे यहाँ आते थे वो क्या करके आते थे? अपना सामान वगैरह लेके आते थे, जिससे कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे कॉमन में मान लो टमाटर है, ठीक, और वीट है, माइज़ है, पोटैटो है, शुगर के ग्राउंड नट है, फिर उसको जो शुगर क्या कहते हैं उसको, स्वीट पोटैटो है। ये सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये सभी इम्पोर्टेड हैं, हमारे यहाँ नहीं होता था ये सब। ये चीज़ें हमने क्या किए? इन चीज़ों को बाहरी लोग जब भारत आए वो लेके आए हैं, तब हम लोग इसके बारे में जाने हैं। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे? एक नई शुरुआत करेंगे। तो जब यूरोप में क्या हुआ कि स्पाइसेस चाहिए थे यूरोप को, मोस्ट ऑफ द स्पाइसेस कहाँ से जाता था? भारत से जाता था। और 15th सेंचुरी में कि अरब पे किसका कब्जा हो गया? ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया। तो जब ऑटोमन एम्पायर का 15th सेंचुरी में कब्जा हुआ तो यूरोप का मार्केट खत्म। तो जब यूरोप का मार्केट खत्म हुआ तो एक स्पेनिश कहाँ से निकला? स्पेन से। कहाँ से? स्पेन से निकला बच्चा 1492 में, 1492 या 1494 में लिख लो, अप्रॉक्स 1490s लिख दो। 1490s में निकला कौन? कोलंबस। कौन निकला बच्चा? क्रिस्टोफर कोलंबस।
कोलंबस निकलता है और क्या करता है, वो अपने से सीधा चला जाता है। मीन्स अब इंडिया क्या है, इंडिया जैसे यूरोप से ऐसे आओगे फिर क्या आएगा, मेडिटेरियन सी, उसके नीचे क्या है, अफ्रीका है, तो फिर वहाँ से यू टर्न लेगा मेडिटेरियन सी से, आपको रेड सी से कहाँ आना था, अरब से तब जाना है, लेकिन जाते थे, लेकिन अब क्या करना है उनको, पूरा अफ्रीका डाकना पड़ता, और पूरा अफ्रीका डाक के तब आपको इंडियन ओशियन में आना होता। लेकिन इस बंदे ने क्या किया कि ये मान लो ये यूरोप है, ठीक, और ये अमेरिका है, ये सीधा निकल के इधर चला गया और कहा मैं भारत पा गया। तो क्या स्पाइस मसाला लिया हो, कहाँ है मसाला, तो पता चला उनमें मसाले नहीं, और खूब जगह खूब, मसाला एक को नहीं। तो यहाँ पे जब वो गया उसको क्या मिला, नया फूड, पोटैटो। क्या मिला, पोटैटो, और वो पोटैटो को लेके यूरोप आया। वहाँ का क्लाइमेट यहाँ के अपेक्षा सेम प्रोसेस में है। नीचे वाला जो, इसको हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका कहते हैं, वो थोड़ा सा क्लाइमेट गर्म था, यहाँ का क्लाइमेट ठंडा था। मीन्स इनके यूरोपियन के फेवरेबल में कौन सा क्लाइमेट था, अमेरिका का क्लाइमेट था। तो ये लोग क्या किए, यूरोपियंस पोटैटो को, पहले कौन गया, स्पेन गया, स्पेन को पता चल गया कि अरे हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये पोटैटो, अच्छा उस टाइम पे यूरोप में क्या फैली थी, फेमाइन, भूखमरी चल रही थी। क्यों, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, रहने को जगह नहीं था, ओवर क्राउडेड एरिया हो चुके थे, स्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे। स्लम मतलब जानते हो ना क्या, झुग्गड़ झोपड़ी बनाना है, उनके रहने का नहीं। सोचो, अबे देखो ये आज यूरोप वाले बहुत भौकाल बनाते हैं, इनके पास क्या था, देखो खाए को नहीं था, ये दौड़ रहे थे। इनके यहाँ मीट, इनका जो बेसिक फूड है मीट, भाई नॉन वेज प्रोन एरिया है ना ये सब, तो नॉन वेज प्रोन एरिया में मीट सबसे ज़्यादा चाहिए। इनको मीट नहीं मिलता था खाने को। मीट एंड ब्रेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े होगे ना, मीट और ब्रेड इनका बेसिक फूड था। तो ये फ्रांस कहाँ, यूरोप का ही कंट्री, तो मीट इनको नहीं मिल पाता था। तो जब इनको मीट नहीं मिल पाता था तो खाएंगे क्या, तो खाने को दिक्कत होने लगी। तो एक नया आविष्कार हुआ किसका, आलू का। वो आलू जो है पोटैटो, क्या किया, उसकी सीडलिंग कहाँ होनी शुरू हो गई, हाँ यूरोप में। कहाँ होना शुरू हो गया बच्चा, हाँ यूरोप में। जब इसका सीडलिंग यूरोप में शुरू हुआ तो एक बेनिफिट क्या हुआ, जो मीट का सब्स्टिट्यूटर क्या बना, बोलो, मीट का सब्स्टिट्यूटर पोटैटो पोटैटो बना। अब क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन कितने देश से मिलके बना है, बताओ। ग्रेट ब्रिटेन 1707 का मैंने पढ़ाया था इससे फर्स्ट चैप्टर में, ब्रिटेन 1707, 1707 का ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बनने में कौन कौन सी कंट्री उसमें है, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, 4 कंट्री है ना, भूल गया तुम लोग। तुम पढ़ा करो घर आ जाके, थोड़ी मेहनत किया करो, खाली भागवा करो चैप्टर वाले अक्सर भागे चलिए बस, घर थोड़ा मेहनत करो, नहीं तो ऐसे हो ही जाएगा काम। ये नहीं कि आगे पढ़ाया जा पीछे भूले जाओ, ठीक है। तो जब पोटैटो आया तो यूरोपियों को एक नया जीवन मिल गया कि हमारे यहाँ आलू हो गया। इसी टाइम पे 1846 से 1896 से या 1849 है, 1840s में ना, मतलब 46 to 49, 1846 से 1849 में यहाँ पे क्या आ गया, फेमाइन आ गया। अरे ठीक है 46 ही मान लो, 1 साल और बेचारे को बचा लो। इस टाइम पे यहाँ फेमाइन आ गया, भूखमरी। और इसी टाइम पे क्या होता है कि इनका क्रॉप फेल कर जाता है। पोटैटो में क्या लग जाता है, रोग लग जाता है। जो इनकी फसल थी पोटैटो, एक ही फसल थी पोटैटो, वो उसमें भी रोग लग जाता है, जिसके कारण यहाँ पे 1 मिलियन कैजुअलिटीज़ होती है। 1 मिलियन कैजुअलिटीज़
भौकाली लोगों को देख लो। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है आलू के कारण। कहाँ पे? आयरलैंड में। हाँ बेटा, हाँ देखो उसमें पिक्चर होगा, उसमें खोज रहे हैं कहीं एक आग मिल जाए तो आज हमारा जीवन चल जाता थोड़ा बहुत, उनको मिलता उलता नहीं है। 10 लाख लोग यहाँ मारे गए, इससे डबल वहाँ से रेफ्यूजीज हो गए। रेफ्यूजी मतलब वहाँ से भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि अब एक तो ओवर क्राउडेड है, खाने को नहीं है, नया देश मिल चुका है, तो लोग किधर की तरफ पलायन करने लगे? अमेरिका की तरफ। किधर? अमेरिका की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम था और एक नई दुनिया का खोज हुआ था। इससे पहले न तो अमेरिका जानता था कि इससे बाहर कोई दुनिया है, न तो यूरोप जानता था कि इधर भी कोई दुनिया है। उसको एक ही चीज़ पता था, पूरी दुनिया इधर है, इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन उसको अंतोगत्वा एक और जगह मिल गया। अब अमेरिका क्या बनेगा? उसका मार्केट बनेगा ना, आगे यही मार्केट बताऊंगा। चलो अगला है कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ये समझ में आया? लिख रही हो क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात ना, मत लिखो तू लोग, फिर पूछता हूं तब तू लोग ऊपर थे। हाँ तो उसको तुम लोग पढ़ते नहीं ना भैया, यह समस्या है। लिख तो लेते हैं लेकिन पढ़ो तब अच्छा लगेगा ना। अब अभी उस दिन हम 7-8 क्वेश्चन दिए थे, कोई किया नहीं है अभी तक, कोई दिखाया नहीं करके। हाँ जो फर्स्ट चैप्टर का ज्योग्राफी का दिया था क्वेश्चन, किए हो? हाँ किए क्वेश्चन? वो सब नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि तुम लोगों का डर नहीं है ना। कहाँ है? दिखाओ। लाए हो? तब जो क्वेश्चन दूँ वो बोर्ड का क्वेश्चन है, गांव से नहीं मांग के लाया हूँ कि 4 क्वेश्चन बना के भैया लह जाता है, कोचिंग में देना है। ठीक, उसको करो, बोर्ड के क्वेश्चन है, तुम लोग भी करो। नहीं मिलता है तो लास्ट एपिसोड में इसमें है, एपिसोड नंबर 6, उसमें लास्ट में 6-7 क्वेश्चन दिया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड देखो क्या है। कन्क्वेस्ट का मतलब किसी को जीतना, अब उसको क्या है कि अब अमेरिका को यूरोप को 16 सेंचुरी में क्या मिल गया? एक नया रूट मिल गया, सी रूट। उसको क्या मिला? एक नया रूट मिला, सी रूट। कहाँ पहुँचने के लिए? एशिया पहुँचने के लिए। कहाँ पहुँचने के लिए? एशिया पहुँचने के लिए। अमेरिका उसके पास आ ही चुका था, एशिया ये पहुँच ही गया। ठीक, मान लो 1498 सबको पता होगा, पता है भैया? वास्को डिगामा केम टू इन इंडिया, केम टू इंडिया। इंडिया में कहाँ आया? किस जगह पे? वास्को डिगामा भारत में किस जगह पे आया था? कालीकट। कालीकट इन केरला। 1498 में वास्को डिगामा भारत आता है। कहाँ पे? कालीकट, जो कहाँ पे है? केरला में है। अब उसको नया क्या मिल गया? रोड मिल गया। अब वो क्या करेगा? एशिया को, अब वेस्ट में उसको क्या मिला? उसके पश्चिम साइड मान लो ये लिख, ये हो गया तुम्हारा। हाँ जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
लिखे, चलो आगे देखो। एक उधर अमेरिका मिला वेस्ट में, इधर क्या हुआ, एशिया में एक सक्सेसफुल क्या मिल गया, सी रूट मिला, जिससे कि उनको क्या होने लगा, आराम हो गया। किस चीज़ में, जो उनको समस्या थी भारत आने में, मेन उसका एम था भारत आना। क्यों, भारत में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगह पे स्पाइसेस मिलते थे। यूरोप की कंट्री, उनको स्पाइसेस चाहिए ही, सिल्क रूट धीरे धीरे बंद हो रहा था। ठीक, अब जो अमेरिका लाखों साल से कोई जानता ही नहीं था कि इधर कोई कंट्री है, अब वो इधर मिल गया, उसको मिला, उससे उधर क्या होगा, अब उधर धीरे धीरे यूरोपियन बढ़ेंगे। तो जब उधर यूरोपियन बढ़ेंगे तो उधर भी, उधर से फूड आएगा उनके पास, और इधर एशिया मिल गया, एशिया से स्पाइसेस लाएंगे, अब वो अपना मार्केट बढ़ाएंगे। तो जब जैसे जैसे उनका मार्केट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, उनका पैसा बढ़ेगा। भैया, जो दुनिया जिसके लिए जीती है उसका नाम है पैसा है। ठीक, तो अमेरिका क्या हुआ भैया, डिस्कवर हुआ, और आगे अब अमेरिका में देखो, अमेरिका क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। तो अमेरिका में आज भी दो देश हैं, एक पेरू है, एक मैक्सिको है, पेरू एंड मैक्सिको। ये तुमको मिलेगा किसमें, साउथ अमेरिका में, SOU, पेरू और मैक्सिको। पेरू और मैक्सिको में क्या है, पेरू और मैक्सिको में लोकेटेड है हाई है मिनरल्स। यहाँ पे क्या मिला उनको, मिनरल्स खूब मिला, इनको क्या मिला, मिनरल्स मिला। तो जब उनको मिनरल्स मिल गया, कहाँ से, अमेरिका से, तो अब उनको मिनरल्स चाहिए, सोना चाहिए, इधर व्यापार करना था। तो अब ये धीरे धीरे वहाँ पे क्या करना शुरू किया भैया, कॉलोनियलिज्म। क्या करेंगे, क्या शुरू किए भैया, कॉलोनियलिज्म। मतलब कॉलोनियलिज्म का मतलब दोज कंट्री या दोज पावरफुल कंट्री टू बी सप्रेस द वीक कंट्री फॉर देयर इकोनॉमिकली, उसके किससे, इकोनॉमिकली से क्या करे, उसको सप्रेस करे, दबाने की कोशिश करे। मीन्स पूरी तरह इकोनॉमी अब अपने कब्जे में लेगी। ठीक, समझ में आया। कौन आया, पेरू और मैक्सिको में क्या मिल गया, मिनरल्स मिला। और वही एक शहर है जिसको काल्पनिक सिटी कहा जाता है, अल डोराडो। क्या नाम दिया गया, अल डोराडो। अल डोराडो कहा गया ये गोल्डन सिटी, किस नाम से, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी मतलब वहाँ पे एक इमेजिनेशन के थ्रू कहा गया कि अमेरिका में एक स्वर्णिम शहर मिला है, सोने का शहर, मतलब पूरा सोना, मतलब वो सोने का ही पूरा बना है, सोने का लंकार है, अल डोराडो। अब यूरोपियन सुने, सब भरमार, चलो सब निकले वहाँ से कि अब हमको चलना है। अब धीरे धीरे लोग किधर से पलायन करने लगे, दे शिफ्टेड टू यूरोप, टू अमेरिका। अब वो कहाँ भाग के जा रहे हैं, अमेरिका भाग रहे हैं। काहे, एबुडेंट लैंड, खूब ज़मीनें मिली, दूसरा खूब मिनरल्स मिला, तीसरा खाने को मिला। यहाँ क्या चल रहा था यूरोप में, ओवर क्राउडेड। तो ओवर क्राउडेड का अलग स्लम क्रिएट हो गया, स्लम क्रिएट हुआ। तो जब स्लम क्रिएट हुआ, रहने को सही जगह नहीं, तो लोग धीरे धीरे भागना शुरू किए। तो जब लोग वहाँ से भागना शुरू किए तो समस्या क्या आएगी आगे, अब एक दूसरे में कंपटीशन होगा कि कौन क्या करेगा, पहले अमेरिका पे कब्जा करेगा। क्या होगा भैया,
स्टार्टिंग द कंपटीशन बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज हु इज द फर्स्ट बॉस ऑफ द अमेरिका। कौन पहला अमेरिका का क्या बनेगा? बॉस बनेगा। अब हम लोग बनेंगे बॉस। ये समझ में आया ना इतना? इसको लिखना चाहो तो लिख लो, या देखो बुक में है तो टिक लगा दो। सत्रहवीं शताब्दी तक आते आते यूरोप का पावर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? उधर अमेरिका मिल गया, इधर एशिया उसको मिल ही गया। अब उसका पावर भैया बढ़ रहा है, एकदम सीना तान के चलने लगा। आगे वो क्या करेगा? आगे का चलो, ये समझ में आया? अब अमेरिका में पहला कब्जा किसका होगा? इससे पहले अमेरिका अनभिज्ञ था हर चीजों से। इससे पहले अमेरिका क्या था? अनभिज्ञ था कि यहाँ पे डिजीज होता था तो कुछ नहीं होता था, किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब क्या होगा कि पहला कनकस्ट किसका होगा? किसके किसके बीच चल रहा था? पोर्चुगीज और स्पेनिश। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो पोर्चुगीज और स्पेनिश यूरोप के एकदम लास्ट कंट्री है। वर्ल्ड मैप देखे हो? ध्यान से कभी देखे तो देख लिया करो, आएगा बोर्डवा में। फ्रांस कहाँ है, मान लो इंग्लैंड किस जगह पे है, ये सब पता होना चाहिए ना। तो स्पेन और पोर्चुगीज जो है जब देखेंगे आप तो मेडिटेरियन से ऊपर उस साइड इधर इटली है, उस साइड जो है एकदम ऊपर साइड उस साइड इधर आपका स्पेन है, और उसके इस साइड क्या है? पुर्तगाल है, जिसको पोर्चुगीज़ कहते हैं। तो जो पोर्चुगीज़ है, जो क्या है? पोर्चुगीज़ है, और जो स्पेनिश है, इन दोनों में क्या होगा? अब भिड़ंत होगा कि कौन पहले किसको कब्जा करता है? अमेरिका को। कौन किसको कब्जा करता है पहले? अमेरिका को। तो उसके लिए क्या होगा? अब अमेरिका में युद्ध होगा, मीन्स बिना डंडे बिना किसी के। तो स्पेनिश क्या करते हैं? ध्यान से देखा, स्पेनिश फ्लोराइज द स्मॉल पॉक्स डिजीज। स्पेनिश क्या फ्लोराइज करेंगे बच्चा? स्मॉल पॉक्स नाम का डिजीज़, स्मॉल पॉक्स नाम का एक रोग होता है, उसको वो फ्लोराइज करते हैं। अब अमेरिका में स्पेनिश, चूँकि अमेरिका को कोई जानकारी थी नहीं किसकी, उनके पास कोई ट्रीटमेंट तो था नहीं। जैसे कि भारत कोरोना के टाइम पे भारत में क्या आया? वैक्सीन आ गया। तो सेम प्रोसेस स्मॉल पॉक्स का अमेरिका के पास कोई वैक्सीन नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन उतना हुआ नहीं था। जैसे ग्लोबलाइजेशन, अब अगर हम माने, अगर सही सही माना जाए ग्लोबलाइजेशन का टर्म, ध्यान से समझना। अब जैसे हम लोग कोरोना आया हम लोगों के यहाँ पैंडमिक, तो कहा जाता है ये चाइना के वुहान शहर से निकला। तो वुहान में हमारे कोई आदमी गए होंगे, या क्या होगा? वुहान से कोई कहाँ गया होगा? बाहर गया होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कहीं गया होगा। अब वहाँ से किसी को पकड़ा, वहाँ से वो इंडिया आया, इंडिया में वो किसी एक को छुआ, अगले ने किसी एक को, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे क्या फैल गया? एक रोग फैला ना। सेम प्रोसेस यहाँ हुआ। एक तो वो लिमिटेड थे ही थोड़े से, और ये स्मॉल पॉक्स नाम की वहाँ बीमारी पहुँचा दी गई। तो बिना किसी वार के, विदाउट एनी वार, द स्पेनिश कनकर द अमेरिका। विदाउट लिखो, ये सब बहुत अनमोल टॉपिक पॉइंट है। विदाउट एनी वार स्पेन कनक्वेस्ट द अमेरिका। बिना किसी लड़ाई झगड़े के अमेरिका को किसने कब्जा कर लिया? स्पेन ने कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया ना। कैसे? स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी भेज के।
अब ये स्मॉल पॉक्स क्या किया, वहाँ गया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो जब लोग वहाँ मरने लगे, उनके पास कोई दवा नहीं थी, और जो थोड़े बहुत थे उनको पीट पाट के स्पेन भेज लिया, बस भागो यहाँ से। तो स्पेन पे किसका कब्जा हो, सॉरी अमेरिका पे किसका कब्जा हो गया, स्पेन का। तो पहला जो कन्क्वेस्ट अमेरिका पे किसने किया, स्पेन, फिर पोर्चुगीज़, फिर लास्ट में ब्रिटेन आती है 13 कॉलोनीज। तो वो कैसे आज़ाद होती है, 1769। फ्रेंच की मदद से अमेरिका क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब जिसके कारण अब अमेरिका में क्या होगा, लोग बढ़ेंगे। तो जब लोग बढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा बच्चा, घर मिला उनको रहने के लिए, और क्या मिला, हाँ, और ज़मीन मिला, मार्केट मिला, और क्या मिला, हाँ, इज्जत। ये बात सही, सबसे बड़ी चीज़ इज्जत है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कि ये अमेरिका, अब अमेरिका से मिला क्या, अमेरिका के आने से ब्रिटिश का क्या हुआ, अब किसका घाटा हुआ अमेरिका की खोज के बाद, फॉल द मार्केट ऑफ चाइना एंड इंडिया फॉर सर्चिंग ऑफ न्यू कंट्री। नई कंट्री के सर्च होने से, नया देश या नया एक जगह मिलने से किसको घाटा हुआ, भारत और चाइना को। कैसे हुआ, इनका सिल्क रूट टूट गया। अब टूटने का मेन कारण क्या हुआ, चाइना, टूटने का मेन कारण अमेरिका की खोज हो गई। अमेरिका की खोज हुई तो वहाँ पे लोगों को शुगर मिलने लगा, ठीक, और क्या मिलने लगा, कॉफ़ी, टी, पोटैटो, ये सारी चीज़ें मिलने लगी। तो दे शिफ्टेड, अमेरिकन जो यूरोपियन थे वो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, वो क्या करने लगे, वो शिफ्ट होने लगे। कहाँ से, यूरोप से अमेरिका, बड़े पैमाने पे। तो जब ये यहाँ पे बड़े पैमाने पे वहाँ शिफ्ट होने लगे तो समस्या क्या हुई, समस्या, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, ज़्यादा लोग नहीं जाए, वही जाएंगे जिसके पास नेवियल का पैसा होगा ना। अब नाव पानी में डूब के तो जाएंगे नहीं, कहाँ चलो नाव तैर के हम अमेरिका पहुंच जाएंगे, जिसके पास इतना पैसा हो कि हम यहाँ से अमेरिका शिफ्ट हो सके। तो जब ये यहाँ से अमेरिका शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे खूब ज़मीनें हैं, खेती करेंगे तो इनका अर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ मार्केट कौन है हमारा, मीन्स ब्रिटेन का मार्केट कौन था, यूरोप। जैसे भारत में जब वो भारत को कब्जा किए तो उनको अपना मेन मार्केट कहाँ मिला, यूरोप ही मिला ना। तो ऐसे उस टाइम पे पोर्चुगीज़ और स्पेन को मेन मार्केट कौन है, यूरोप है। उनको चीज़ों को बेचना कहाँ है, मेन यूरोप में बेचना है, ठीक। तो अब इनको कॉटन, कपड़े के लिए कॉटन मिल गया। 18वीं सेंचुरी, धीरे धीरे 18वीं सेंचुरी में आने लगे ये लोग। 16वीं सेंचुरी के बाद ये धीरे धीरे कॉटन इनको कपड़े के लिए मिलने लगा, इनको क्या, चाय मिलने लगा, फिर पोटैटो मिलने लगा, शुगर, चीनी मिलने लगा। तो अब इनका और मन बढ़ना शुरू हुआ कि बस अब धीरे धीरे सबको कब्जा करना है, ठीक। और इसी टाइम पे क्या होता है बच्चा कि चाइना अमेरिका के मिलने से अब मेन मार्केट कौन बनेगा, मेन मार्केट कौन बनना शुरू हुआ, चाइना के गिरने के बाद जो मेन प्रोडक्शन और वो होने लगा किसके पास चला गया, अमेरिका के पास ना। क्यों, क्योंकि यूरोप के लोग कहाँ बसना शुरू कर दिए, अमेरिका में। उनको ज़मीनें बहुत मिलने लगी, ज़मीनें मिली, उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया तो वहाँ पे उनको क्या मिलना शुरू हो गया भैया, पैसा मिलना शुरू हुआ, ठीक। तो जो मार्केट कौन था, इंडिया और चाइना था, वो मार्केट कौन बन गया अब, अमेरिका बन गया। तो जैसे ही अमेरिका नया मार्केट बना, चाइना को ये बात समझ में आ गई, भारत को नहीं आई,
लेकिन चाइना को ये बात समझ में आ गई कि अब ये किसके साथ, कॉलोनियलिज्म के साथ साथ इंपीरियलिज्म करेंगे। क्या करेंगे? कॉलोनियलिज्म के साथ साथ इंपीरियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब समझ में आया? इसको कैसे, इकोनॉमी के हिसाब से किसी भी वीक कंट्री को कब्जा करना। इंपीरियलिज्म का मतलब सोशल के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब से पूरी की पूरी किसी कंट्री को कब्जा करना। मीन्स इसमें केवल इकोनॉमी कब्जा होता है, इसमें पूरा सोशल, पॉलिटिक, इकोनॉमी सब कब्जा हो जाना। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म अलग है। कॉलोनियलिज्म में सिर्फ इकोनॉमी पे कब्जा होता है, इंपीरियलिज्म में उसकी सामाजिकता छीन लेना। और क्या छीनना? पॉलिटी। अरे 1757 बैटल ऑफ प्लासी, वो क्या प्रूफ करता है कि भारत में अब ब्रिटिश राज्य चलेगा। आज हम अंग्रेजी बोलते हैं, किसके कारण बोलते हैं? क्योंकि भारत में किसका कब्जा था? ब्रिटिश का। उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत किया है, जिसके कारण आज हम भारतीय, हम सभी भारतीय इंग्लिश के गुलाम हैं। हम सभी लोग हैं। हिंदी को इस इतने हीन भावना से देखा जाता है कि जैसे लगता है कि अब हिंदी बोलना है। भाई हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमारा केस है, मामला हमारा है, और वकील और जज, लॉयर और जज दोनों आपस में अंग्रेजी में बात कर लिए। वो चीज़ें हमको नहीं समझ में आई और हमारे ऊपर फैसला भी लिख दिया गया। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखेगा, बीमारी क्या है, हाँ रुक बताता हूँ, ये फलान ढिमकान, 75 दवाई लिख दिया। अब वो दवा लिखा है, तुम्हें रोग है, तुम्हें उस दवा पर, हर दवा का पता ही नहीं है कि उस दवा में है क्या। तुम्हारा रोग है, तुम पैसा दोगे, तुम ठीक होगे, लेकिन डॉक्टर जो राइटिंग लिखेगा वो आपके समझ में नहीं आएगा, और वो डॉक्टर जो लिखेगा सिर्फ मेडिकल वाला समझेगा। तो यहाँ पे मरीज तो हम लोग हैं ना, हमको तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट कि लिखा क्या है। सेम प्रोसेस आज इंडिया का भी यही है। आज हमारा भारत इतना तेज भाग रहा है अंग्रेजी के पीछे कि सोच रहा है कि हमको अंग्रेजी आ जाए। बहुत दूर नहीं, कोई गांव में चले जाओ या कहीं चले जाओ, कोई शहर से आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम गांव में हो, घरे हो, अब कोई आ गया मजे ढेर का अंग्रेजी बोल दिए, तुम उससे रास्ता बना लोगे, वो बगल से भागे, कहा कि ढेर का अंग्रेजी बोल रहा है, तुमको अंग्रेजी आती नहीं, तुम अपने आप को ह्यूमिलिएट फील करोगे कि यार काश हमको भी अंग्रेजी आती। ये हमने नहीं किया, अंग्रेज़ों ने उसको इतना मॉडर्नाइज्ड कर दिया। आज अधिकतर क्या होता है, सारे स्कूल के जो बड़ी बड़े स्कूल हैं वो अधिकतर जो प्रिंसिपल रखना चाहता है वो क्राइस्ट प्रिंसिपल रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश उसका स्ट्रांग है। अब तो मान लो, हालांकि स्कूल तो दुकान हो गया है, जितना अच्छा आप दिखाएंगे उतना अच्छा आप चलोगे। अगर अच्छा दिखाएंगे तो आप अच्छे में जाओगे, ख़राब दिखाएंगे तो आप ख़राब में जाओगे। स्कूलों का क्या कहना है, जितना जिसके पास पैसा है उतना वो बच्चे बटोर। अच्छा, गार्जियन भी थोड़े से नहीं समझदार हैं। गार्जियन सबसे ज़्यादा समस्या क्या है गार्जियन का, वो इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्रमोशन दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। काहे इतना हम करें यार अंग्रेजी। हमको ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसको बोलने में हमको कष्ट ना हो। अब मेरी भी गलती नहीं, मुझे हिंदी आती है, लेकिन थोड़ा सा भी मैं हिंदी में तुम लोगों को पढ़ाने लगा, तुम लोग कल यहाँ खड़े नहीं होगे, बाहर वहाँ खड़े रहोगे कि पता नहीं कहा कुल हिंदी में समझाते हैं, अंग्रेजी बोलबे नहीं करते। तो थोड़ी सी मेरी मजबूरी है कि तुम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाना पड़ रहा है। तो जागो। हम तो कहते हैं कि एक भाषा ही है ना इंग्लिश, जान गए बस। कल को फ्रेंच का कब्जा होता तो हमको फ्रेंच बोलना पड़ता,
कल को पोर्चुगीज़ का कब्जा होता तो हमको पुर्तगाली बोलना पड़ता, है ना। जिस भाषा का कब्जा होता है वही भाषा हमको बोलना पड़ता है। तो हमको अपने चाइना में चले जाओ, अंग्रेजी बोलो, चाइना में सब काम चाइनीज़ भाषा में होगी, जापान में सब काम जापानीज़ भाषा में होगी। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कुल काम अंग्रेजी में हो रहा है। तो ज़रा सा इस पे हमको आपको विचार करना होगा, क्योंकि हम ही आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश ठीक है, बट हमको उतना भी उस पर रिलाई नहीं करना है कि कोई आपके सामने अंग्रेजी बोल दिया तो आप डरा जाओ, बाप रे बाप इतना अंग्रेजी बोल रहा है रे। उसको कह दो भाई तुमको अगर इतना अंग्रेजी आता है, इससे ज़्यादा हमको हिंदी आता है, तुम 4 अंग्रेजी बोलोगे, 4 शब्द हैं हमारे पास, हिंदी में तो इतने शब्द हैं तुम बता ही नहीं सकते। अब एक ही चीज़ के कितने शब्द होते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सो, डैट, दिस, फिट, पीट, ख़त्म। इतने अच्छे अच्छे भाषा, जैसे एक समय था भारत में ब्रज भाषा का बहुत बोलबाला था। ब्रज भाषा खासकर यूपी में तो बहुत तेज़ी से चला था। आज वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। उसका मेन कारण भी इंग्लिश ही है, क्योंकि सबको अंग्रेज बनना है, गांव हो कि शहर हो, सबको मॉडर्न बनना, सबको वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट करना है। अपनी कल्चर पे जियो, काहे दूसरे कल्चर पे मरे जा रहे हो। फोटो कॉपी मत करो किसी का। हमारी जो सभ्यता है हम अपनी सभ्यता पे जिएंगे ना, दूसरे की सभ्यता लेके हम क्या करेंगे उसको। तो पहली प्राथमिकता किसको दो? अपनी मातृभाषा को दो। हमारी माँ अगर कोई ऐसा शब्द कहे जो हमारे समझ में ना आए तो हम दोबारा उनसे पूछने जाते हैं ना कि मम्मी आपने क्या कहा था। तो मातृभाषा वही है कि अगर हमको हिंदी नहीं समझ में आ रही, हमको उसको जानना चाहिए। ठीक, तो हिंदी को जानो, मतलब इंग्लिश को जानो। कोई मेरी इस पे वो नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश में कुछ लिखो तो वो हमको समझ में आनी चाहिए। मैं 2 बताया ना, एक लॉयर, एक इसका डॉक्टर का। अब जज और लॉयर बतिया लिया आपस में अंग्रेजी में, मिलॉर्ड मिलॉर्ड, सो ऑन सो मिलॉर्ड। अब डॉक्टर लिख दिया दवाई पर्चा, पता नहीं क्या क्या दी से पढ़ा आज हस बस कुछ। अब वो गया मेडिकल पे, वो दिया और मेडिकल वाला ले पत्ता काट काट दवाई दे दिया, झोला में भर दिया, ले जाओ। कितना हुआ? 700 रुपया। 700 रुपया कहाँ लिखे हैं डॉक्टर? हाँ 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 ठीक ठीक जाओ। अब मैं झूठा 15-20 दवाई डाल दिए। अब कोई तुमको ताकत की दवाई दे देगा, ताकत आ जाएगा उससे, ले लिया 300 रुपया। कोई तुमको गैस की दवा दे दिया, गैस बने कि ना बने उसको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि किसी को टाइफाइड नहीं हुआ है तो वो टाइफाइड बता देते हैं, क्योंकि टाइफाइड में क्या करना है, सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन लगा देने हैं उनको, उससे आपकी इम्यूनिटी ही बढ़ेगी। अब ले लिया, अब तुमको यहाँ सुई चोंक दिए, पट्टा बांध दिए, अब 1 हफ्ता तुम जाओ उनके पास, सुई लगा दिए सेफ्ट्राजोन, एंटीबायोटिक सुई है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा एंटीबायोटिक, बस कहानी ख़त्म। घर के नुस्खे हैं, तुलसी की पत्ती खा लो 4 दिन, तुलसी की पत्ती, गुड़, अजवाइन, काली मिर्च का काढ़ा बना के पी लो, 4 दिन पी लो, 5 दिन तुमको बुखार छुएगा नहीं, वो कईयों कोस तुमसे भाग जाएगा। सच बता रहा हूँ एकदम। अदरक का क्या, खांसी की दवा इतनी महंगी महंगी आती है, अगर सही सही हो तो खांसी अगर बहुत तेज़ आए तो कुछ मत करो, अदरक ले लो, उसको काट दो और काट के उसको थोड़ा सा गैस से चूल्हे पे उसको थोड़ा सा भूज दो, उसके बाद उसमें हल्दी और नमक डाल के उसको चूसो, देखो वही डाल के सो जाओ, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये सब आधुनिक दवा है। अभी एक सिरप लेने चले जाओ, 150 रुपये से कम नहीं देते हैं, कहते हैं अरे ये बहुत महंगा है, इस पे छूट नहीं मिलता है। तो हमें हमारी कल्चर से, हमें हमारे आयुर्वेद से थोड़ा सा लगाव रखना होगा। ठीक, हम क्या पढ़ा रहे थे? हाँ, तो अमेरिका आने से क्या हुआ? अमेरिका के आने से एक सबसे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या हमारे लिए दुखदाई हुआ कि अमेरिका आने से उनके पास एक प्रोडक्शन का केंद्र हो गया कि कॉटन चाहिए, पोटैटो चाहिए, कॉर्न चाहिए, शुगर केन, सब वहाँ से मिल जाएगा। ठीक, यूरोप मार्केट है ही,
तो अब इंडिया पे उनका पूरा आँख लगा के बैठे, क्योंकि इंडिया के पास क्या था, स्पाइसेस, मसाला। तो अब इंडिया में मसाला वो शुरू किए लेना। अब यहाँ पे राजनीतिक, यहाँ पे हर दूसरे राजा एक दूसरे को खोसना चाहते थे। अब तुम देखो बेटा लाप्लासी, मीर कासिम शुजाउद्दौला का ही आर्मी चीफ है, वो उसका साथ नहीं दिया पैसा के चक्कर में कि हम तुमको राजा बनाऊंगा बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल। अब वो बता दिया कि वह गुड्डू छुपा है, वह बबलू छुपा है, वह राजू छुपा है, सबके नाम बता दिया कि यहाँ छुपे हैं। वो लोग गए, सबको छीन के पीट पाट के लग चल दिए। 1800 सैनिक को ऐसे रोड पे से ले जा रहे थे और पूरी जनता ऐसे खड़ी होकर देख रही थी। एक तुलसीदास ने कहावत कहा है, को निप होए हमें कहानी, राजा कोई बने हमसे क्या। जनता का यही मेंटालिटी भारत को गुलाम बनाया। और नहीं तो कितने सैनिक थे। अब वो गोरे गोरे देखे, एकदम गोर सब खुश हो गए, गई नए लोग, हम लोग काले काले बंगाल के लोग, थोड़ा वहाँ का क्लाइमेट अलग है। उनको लगा वाह क्या सुंदर सुंदर लोग हैं, 7-7 फुट लंबे, लाल लाल पहने, ईस्ट इंडिया कंपनी, गोरे गोरे एकदम। अब वो लोग, अब 1800 सैनिक जा रहे हैं रास्ते से, वो लोग खड़े होकर देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। और 2 घंटा में बेटा लाप्लासी ख़त्म। भाई सैनिक लड़बे नहीं किए, 2-4 सैनिक जाएंगे लड़ने, 2 पड़ाका मार के छोड़ लेंगे डंडा, चल भाग यहाँ से। तो ये प्रूफ करता है भारत में, भारत के लोग ही भारत को हमेशा गुलाम बनाए। चाहे जब आप देखोगे, चाहे आप बाबर को पढ़ोगे, चाहे आप गौरी को पढ़ोगे, किसी को पढ़ो, यहाँ बुलाया जाता है, आओ आओ यहाँ पैसा बहुत है, आओ ले जाओ। यहाँ के लोग ढोल मजीरा पीटते थे। अब सोमनाथ पे अटैक किया मोहम्मद गौरी, यहाँ वहाँ वाले ढोल मजीरा पीट रहे हैं कि भगवान हमको बचाएंगे। हमें भगवान तुमको काहे बचाएंगे, तुम्हें हाथ पैर दिए काहे लिए हैं, ढोल बजाओगे। और ले मूड़ी काटना शुरू किया हो। उसको बाद में बुद्ध चिकन कहा गया कि वे हिंदुज़म को ख़त्म कर। अबे वो हिंदुज़म नहीं ख़त्म करना था। सोमनाथ वो पहले, जैसे आज बैंक है ना, पहले मंदिरों को बैंक कहा जाता था। तो बैंक में जो पैसा होता था, तो वैसे ही मंदिरों में पैसा रखा जाता था, सोना चांदी। तो उसको वही चाहिए था, उसको कुछ नहीं, बुद्ध चिकन वगैरह सिस्टम नहीं था। इस्लाम को यहाँ लाना है। जाते समय एक अपना अनुयायी छोड़ दिया, अब इल्तुतमिश नहीं, किसको छोड़ा था पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से कहाँ किसकी शुरुआत हो गई, स्लेव डायनेस्टी की। वहीं से भारत में किसका न्यू पड़ गया, इस्लाम का। कल्चर है ना भाई, ये भी ग्लोबलाइजेशन ही है। जो मैं बता रही हूँ ग्लोबलाइजेशन है भाई। नई सभ्यता भारत आई, इस्लाम कल्चर भारत आया, तो उसकी नई सभ्यता आई ना, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि एक नई सभ्यता हमको सीखने को मिला, एक नया भाषा हमको, अरब भाषा आ गया हमारे पास, एक इस्लाम भाषा, उर्दू से नहीं, अरबिक भाषा जिसको कहा जाता है। इधर आ जाओ अब। तो अब जैसे ही किसको पता चला, चाइना को, कि यहाँ क्या शुरू हो रहा है, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, उसने दुनिया से अपना नाता क्या किया, तोड़ लिया। दे क्लोज देयर गेट फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। उसने अपने जो व्यापार था उसको बंद कर दिया। किससे? यूरोपियन से। क्यों? क्योंकि चाइना को पता चल चुका था कि ये हमको बख्शेंगे नहीं। इसके लिए क्या करना है, अपना दरवाज़ा बंद कर लिया चाइना। और जैसे ही चाइना अपना दरवाज़ा बंद किया, पूरा का पूरा भार किस पे चला आया, इंडिया पे। उधर सिल्क का, जूट का सब लूटना शुरू कर दिए बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक, ये पहला पॉइंट ख़त्म। कल पढ़ाते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक, चलो।